एक ऐसा गांव जो किसी समय बड़ी चहल पहल वाला गांव था। लज्जो इस गांव की एक ऐसी लड़की थी जिससे गांव के सभी लोग बड़ा लगाव रखते थे। लगाव क्यों न रखते, वो बुद्धिमान और सुंदर व्यक्तित्व की धनी होने के साथ ही साथ बड़ी लज्जा वाली भी थी। इसीलिए उसका नाम लज्जो पड़ गया था। उसका एक भाई भी था इस तरह। ये एक भाई और एक बहन, एक माँ और पापा वाला परिवार था। लज्जो अपने पापा की लाडली परी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कौन कौन अपने पापा के लिए आई लव पापा लिखकर कमेंट करता है। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था और इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लज्जो एक ऐसी लड़की थी जिसे गांव की हर लड़की जानती थी। बल्कि लज्जो इतनी बातूनी थी कि उसने सबको अपना दीवाना बना रखा था। उसका अपनी दूसरी सहेलियों के घर आना जाना भी था। उसकी एक सहेली थी जिसके मामा जी शहर में आना जाना किया करते थे। लज्जो उनसे भी शहर के बारे में बहुत कुछ मालूम किया करती थी। लज्जो और गांव की सभी लड़कियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थीं। ये लड़कियां घंटों बैठकर गपशप करतीं और अपने घर की बातें एक दूसरे को बताया करतीं। इधर मामा जी एक दिन शहर गए तो उन्हें एक तांत्रिक बाबा का पता चला। मामा जी को किसी ने बताया कि ये तांत्रिक बाबा ऐसी विधा जानते हैं जिससे उन्हें मिलने वाले के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। ये जो बात बता दें तो समझो भविष्य में वैसा ही होता है। मामा जी ने अपने दोस्त से उस तांत्रिक बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके दोस्त ने कहा, मैं बाबा के चेले से पूछकर बाबा से मिलने का समय तय कर लेता हूँ। पापा के पास एक काला घोड़ा था और एक चेला जो हर समय इनके साथ साथ रहता। हाँ, परंतु कभी कभी कुछ समय के लिए चेला कहीं ऐसे काम के लिए जाता जो उसे तांत्रिक बाबा ने बताया हुआ होता है। जब भी बाबा उसे अपने किसी खास काम के लिए कहीं भेजते तो वो उसे गुप्त रखता और फिर कुछ समय बाद वापस आकर बाबा के साथ रहने लगता। उसका काला घोड़ा बड़ा नाजो नखरे से पाला हुआ था। बाबा ने उसे खिला पिलाकर बड़ा ही हट्टा कट्टा कर दिया था। एक दिन मामा जी का दोस्त तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए उनके चेले से बात करता है। चेला उसे 3 दिन बाद मिलने का समय देता है। इधर मामा जी को शहर से गांव जाना होता है, लेकिन फिर वो ये इरादा करते हैं कि इस बार वो तांत्रिक बाबा से मिलकर ही अपने गांव जाएंगे। 3 दिन बाद मामा जी और उनका मित्र बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। जैसे ही वो कुटिया में पहुंचते हैं, एक महिला कुटिया से बाहर निकलती है। ये महिला अपना मुंह छुपाकर बाहर चले जाती है। अब कहानी आगे। जैसे ही ये दोनों कुटिया में प्रवेश करते हैं, बाबा बोल पड़ा, लज्जोपुर से आए हो? ये सुनकर मामा जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। बाबा बोल पड़ता है, मुझे मालूम है तुम्हारे गांव का नाम लज्जोपुर नहीं है, लेकिन लज्जो की वजह से मैंने तुम्हारे गांव का नाम यही रखा है। अब मामा जी और हैरत में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, क्या आप लज्जो को जानते हैं? बाबा इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते और मामा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनने के बाद उनको यह विश्वास हो जाता है कि बाबा हर छुपी बात को जानते हैं। बाबा उसे बताते हैं कि तुम्हारे गांव में कुछ ऐसा धन छुपा हुआ है जो अगर तुम में से किसी के हाथ लग जाए तो उसकी पीढ़ियों तक को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मामा जी ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और तभी चेला बोल पड़ा, अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे गांव के लोग धनवान बन जाएं तो महाराज को एक बार जरूर अपने गांव में आने का निमंत्रण दो। मामा जी कहते हैं, अवश्य ही मैं अपने गांव वालों को जाकर महाराज की ये बातें बताऊंगा। लज्जो को भी महाराज के बारे में बताऊंगा कि वो तेरे बारे में जानते हैं। मामा जी यहां से उठने के बाद अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जब मामा जी अपने गांव पहुंचकर सबको ये बातें बताते हैं, तब सभी अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं, तो क्या तांत्रिक बाबा हमारे गांव में छुपे धन को निकालने में हमारी मदद करेंगे? पापा कहते हैं, हाँ, अगर हम उन्हें अपने गांव आने का न्योता देते हैं तो उन्होंने बोला है कि अवश्य ही वो गांव आएंगे। अब ये बातें गांव में चर्चा का विषय बन जाती है और साथ ही लज्जो की बातें भी घर घर होने लगती है। लोग विचार करते हैं कि सच में इस गांव का नाम बदलकर लज्जोपुर रख देना चाहिए। जब गांव के बड़े बड़े लोग अच्छे से विचार कर लेते हैं तो तांत्रिक बाबा को बुलावा देने के लिए किसे भेजें? ये सवाल खड़ा होता है। तभी सब एक मत से ये फैसला करते हैं कि बाबा को गांव में आने का निमंत्रण देने के लिए लज्जो को मामा जी के साथ भेजा जाए। लज्जो गांव की काफी होनहार और बुद्धिमानी लड़की थी। जब लज्जो को इसका पता चला तो पहले वो लाज से शर्माई,
परंतु बड़ों की बातों का आदर करते हुए उसने शहर जाने का निर्णय लिया। मामा जी के साथ उसकी यात्रा शुरू हुई। लज्जो इससे पहले कभी शहर नहीं गई थी। रास्ते भर वो मामा जी से बहुत से प्रश्न करती रही। बहुत सारी बातें सुनने के बाद लज्जो मामा जी से बोली, मुझे ये लगता है कि हम गांव वाले जैसे भी हैं। हम शहर वालों से अच्छे हैं। हम एक सुखी जीवन जीते हैं। शहर में भले ही चहल पहल हो, परंतु गांव की होड़ नहीं कर सकते। अचंभित समाधान यूट्यूब प्रणाली के दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर आप सिटी की लाइफ को पसंद करते हैं तो आई लव माई सिटी लिखकर कमेंट करें, और अगर विलेज यानी गांव की लाइफ को पसंद करते हैं तो आई लव गांव लिखकर कमेंट करें। अब कहानी आगे। रात हो चुकी थी। शहर में हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन फिर भी लज्जो को एक अनजान सा डर सता रहा था। वो मामा जी से बोली, मामा जी मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे अपने माता पिता और भाई की याद आ रही है। मामा ने कहा, बेटा, 1-2 दिन की तो बात है। हम कल बाबा से मिलने के बाद पहली बस से ही शहर रवाना। हो जाएंगे तुम, अब सो जाओ। इस रात लज्जो एक सपना देखती है। सपने में उसे अपना गांव दिखाई देता है। उसके पापा दिखाई देते हैं, जो उसे एक परी की तरह लाड करते हैं। हंसते हुए लोग, गर्मी में अपने आंगन में सोते हुए लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग चारपाई पर बैठकर आपस में गप-शप करते हुए दिखाई देते हैं, और दोपहर के समय सहेलियों की मंडली आपस में बातें करती हुई दिखाई देती हैं। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा नजर आता है कि शहर की तरफ से एक आत्मा उड़ते हुए उसके गांव में समा जाती है, और फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। घबराते हुए उठती है और पापा पापा आवाज देती है। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मामा उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। पूछते हैं, लज्जो क्या हुआ? लज्जो पूरी कहानी मामा जी को बताती है और फिर कहती है, मामा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं जब भी कोई स्वप्न देखती हूँ वो सच हो ही जाता है, लेकिन अगर मैं सपने में देखी जाने वाली समस्या का समाधान ढूंढती हूँ तो फिर मैं उस मुसीबत से निकल भी जाती हूँ। रात बहुत हो चुकी है। अलार्म बोल पड़ता है, अब सो जाओ। सुबह नींद खुलने पर लज्जो देखती है कि सूरज काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अभी तक सो रहे हैं। इस समय गांव में तो आधा दिन हो चुका होता है। अब आगे। मामा जी और लज्जो तांत्रिक बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। चेला बोल पड़ा, आ जाओ आ जाओ। अंदर घुसते ही बाबा बोलता है, लज्जो आई है। ये सुन लज्जो अचंभित रह जाती है। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैं ही लज्जो हूं। बाबा कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और इसी दौरान बाबा का काला घोड़ा जोर जोर से हिन हिनाने लगता है। लज्जो ने इससे पहले भी कुछ तांत्रिक बाबाओं को देखा था, परंतु उनकी आंखों में एक विनम्रता देखी थी। लेकिन इस बाबा को देखकर उसे लगा कि ये असल में बाबा नहीं है। उसकी आंखें कुछ बता रही हैं। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी निगाह बाबा के चेहरे पर पड़ती है, और उसे लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। लेकिन तभी बाबा बोल पड़ा, तुम हमारे घोड़े की सवारी करना चाहोगी? इस अजीब से सवाल पर लज्जो आश्चर्य में पड़ गई और उसने तुरंत मना कर दिया। अब मामा जी बोले, महाराज, हम गांव वालों की तरफ से आपको निमंत्रण देने आए हैं, और गांव वालों ने इसके लिए लज्जो को खास तौर से भेजा है। लज्जो बोल पड़ी, महाराज, आप हमारे गांव में अवश्य ही पधारें। अब तांत्रिक बोला, मैं अगले 30 दिन के अंदर तुम्हारे गांव की तरफ यात्रा करूंगा। इसके बाद मामा और लज्जो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अब कहानी आगे जैसे ही दोनों गांव पहुंचते हैं, गांव के सब लोग इन्हें घेर लेते हैं और बड़ी जिज्ञासा के साथ शहर में बाबा से हुई मुलाकात के बारे में पूछते हैं। गांव वालों को शहर की पूरी दास्तान सुनाने के बाद लज्जो अपने घर पहुंचती है। लज्जो का भाई बोल पड़ता है, लो पापा की परी आ गई। लज्जो के पापा बोलते हैं, बेटा क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तभी लज्जो बोल पड़ी, पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो तांत्रिक बाबा जो कुछ मेरे बारे में जानते हैं, ऐसा संभव नहीं है।
हमारे गांव के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें मुझे और मामा जी को बताई। ये सब उन्हें कैसे पता? और फिर मुझे शहर में एक सपना दिखाई दिया जो काफी डरावना था। पूरी बात सुनने के बाद उसकी माँ बोल पड़ी, बेटी, ऐसा बुरा सपना किसी को सुनाते नहीं हैं, और तुम एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम इन बातों पर विचार करेंगे। तभी उसे एक बात और याद आती है, और वो जोर से बोली, बाबा के चेले को मैं पहचान गई। पिछले कुछ समय से अपने गांव में एक फेरी वाला कई तरह के सामान बेचने शहर से आता है। ये तो पक्का वही है, लेकिन उसका भैंस चेले के रूप में ऐसा है जिसे हर कोई नहीं पहचान सकता है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, ये जो बातें तुम बोल रही हो, इसे कभी भूलकर भी गांव के बड़े लोगों से मत कहना, वरना अनर्थ हो जाएगा, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तभी उसका भाई भी उसका मजाक बनाने लगता है। अब कहानी में आगे। इधर तांत्रिक बाबा अपने काले घोड़े और चेले के साथ गांव में पहुंच जाता है, और गांव के बीचों बीच एक जगह वो डेरा डाल देता है। एक एक करके गांव के बहुत से परिवार के लोग बाबा से मिलते हैं, और बाबा सबको अचंभित कर देते हैं। हर एक की जबान पर बाबा का ही चर्चा था। इधर लज्जो ने बाबा की परीक्षा लेने का इरादा बनाया। उसने अपने पापा से कहा, पापा, तुम एक काम करो, कल तांत्रिक बाबा और गांव के बड़े लोगों को अपने घर भोजन के लिए बुला लो। उसके पापा ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसा ही करते हैं। बाबा के लिए बहुत से पकवान तैयार किए गए। अब बाबा और गांव के कुछ बड़े लोग भोजन के लिए लज्जो के घर पहुंच जाते हैं। भोजन निकाला जाता है। सबकी थाली में कई तरह के पकवान परोसे जाते हैं, परंतु बाबा की थाली में सिर्फ चावल ही दिखाई दे रहे थे। लज्जो गांव के बड़े लगों और महाराज से कहती है, महाराज, भोजन शुरू कीजिए। तभी महाराज क्रोध से लाल हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या? हमारी थाली में सिर्फ चावल हैं और सबकी थाली में तरह तरह के पकवान। तभी लज्जो हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, क्षमा कीजिए, आपको तो हर बात का ज्ञान होता है, परंतु आपको यह ज्ञात नहीं हो पाया कि आपकी थाली में चावल के नीचे मैंने सभी पकवान सजाकर रख दिए हैं। तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है लज्जो, मैं तो मजाक कर रहा था। अब इस बात को देखने के बाद लज्जो ने सोचा कि गांव के सभी लोगों को विश्वास हो गया होगा कि ये सच में बाबा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा सबके सामने एक चमत्कार और दिखाते हैं। सबसे कहते हैं, गोल घेरा बनाकर बैठ जाओ और ध्यान से इस भूमि के नीचे देखो। सब लोग ऐसा ही करते हैं। तभी उन्हें जमीन के नीचे गड़ा धन दिखाई देता है। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इसके थोड़ी ही देर बाद वो धन दिखाई देना बंद हो जाता है। अब बाबा कहता है, तुम जानते हो इस धन को निकालने के लिए भोग लगेगा, और इसका तरीका ये है कि जो भी जितना सोना भोग के लिए देगा, उससे 2 गुना धन उसके घर की भूमि से निकलेगा। तो जो व्यक्ति घड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहता है, वो मुझे अमावस्या की रात से पहले पहले भोग के लिए सोना लाकर दे दे। अमावस्या की रात आने में 20 दिन शेष थे। धन के लालच ने लोगों की सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। लज्जो लोगों को समझाती, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। गांव में अब पहले जैसी बात नहीं रही। हर कोई सोने से सोना बनाने के लालच में लगा हुआ था। 2 दिन बाद जब अमावस्या का दिन आया, तब लोगों ने अपना पूरा धन बाबा को दिया। अब बाबा ने कहा, हम आज रात इसे भोग के लिए जमीन में दफन करेंगे, और फिर तुम सब लोगों के घर कल सुबह गड्ढा खोदने पर धन प्राप्त होगा। बाबा ने कहा, तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। कोई आज की रात बाहर नहीं निकले। लोग अपने अपने घर चले गए। पूरा गांव वीरान हो गया। इधर इतना धन देखकर बाबा के चेले के मन में लालच आ चुका था, और उधर बाबा अपने चेले को मारकर पूरा धन अपने कब्जे में लेने की योजना पहले ही बना चुका था। बाबा अपने चेले से बोल पड़ा, बेटा, आज तो मैं अपने हाथों से तंदूरी चिकन बनाऊंगा। हम पेट भर खाना खाने के बाद पूरा धन लेकर गांव से रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। राजस्थान की सीमा पार करते हुए हम एक दूसरे प्रदेश निकल जाएंगे। और ये कहकर बाबा ने चिकन तैयार करना शुरू कर दिया। चेला थोड़ी देर के लिए इधर उधर गया, तब बाबा ने चिकन में जहर मिला दिया। लेकिन इधर चेला बाबा की हत्या करने के लिए हथियार पर धार लगा रहा था। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो बाबा ने चेले को पुकारा और कहा, आ जाओ, चिकन तैयार है। मौका मिलते ही चेले ने बाबा की गर्दन अलग कर दी और पूरा धन अपने कब्जे में ले लिया। अब उसने सोचा कि यहां से भागने से पहले वो भर पेट भोजन कर ले।
लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, जहर से उसकी भी मौत हो गई। अब सुबह जब गांव वाले उनके पास पहुंचे तो वो ये सब देखकर कुछ दूसरा ही चमत्कार समझे, और गांव में ये अफवाह फैल गई कि इन्हें किसी भूत ने मार डाला है और बचे हुए धन पर कब्जा कर लिया है, और जो कोई इस धन को प्राप्त करना चाहेगा वो भी मारा जाएगा। बस फिर क्या था, ये अफवाह रातों रात आस पास के गांव में भी फैल गई। लज्जो ने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की समझ में कुछ नहीं आया, और देखते ही देखते लोगों ने गांव खाली कर दिया और दूसरे गांव जाकर बस गए। और इस तरह लालच और अंधविश्वास की वजह से वो गांव वीराना गांव होकर रह गया।